हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज़ आवर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिवाइड होता है अर्बन में, रूरल में। अर्बन में होता है बच्चों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर परिषद। अभी जो आएगा बच्चों हमारा वो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज के नाम से हमारे इंडिया में जाना जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज वाज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप। एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया था जब पंचायती राज को फॉर्म किया गया, ताकि गांव के लोगों को क्या कर सके, ग्रास रूट लेवल से क्या कर सके, डेवलपमेंट हो सके। किसका? रूरल का। किसका डेवलपमेंट हो सके? रूरल का। ऑन द बेसिस ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी, एक ये कमिटी है जिन्होंने क्या किया था, एक सजेशन दिया था। उनके कमिटी के बेसिस पर राजस्थान जो है पहला ऐसा स्टेट है जहां पर क्या हुआ था, पंचायती राज जो है इंडिया में आया था। देयर आफ्टर द एंटायर रूरल इंडिया केम अंडर पंचायती राज सिस्टम। और उसी के बाद क्या हो गया बच्चों कि पूरे के पूरा रूरल इंडिया, यानी कि इंडिया का जितना भी रूरल वाला हिस्सा है वो किसके अंदर आ गया, पंचायती राज सिस्टम के अंदर आ गया। मेन एम्स एंड गोल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम आर, अब मेन एम और गोल क्या है पंचायती राज सिस्टम के, क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि गांव के डेवलपमेंट के लिए तो सोशियो और इकोनॉमिक दोनों, सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही डेवलपमेंट करना है। ये दोनों का डेवलपमेंट होता है तो अल्टीमेटली इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। टू मेक इंडियन विलेजेस सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ गवर्निंग। सेल्फ रिलायंट यानी कि गांव के लोग आपस में खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट या अर्बन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ गवर्निंग है, खुद ही आपस में मिलकर इलेक्ट कर रहे हैं लोगों को और वही लोग उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। सिक्योर अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द रूरल पीपल। अब आपस में ही आप लोग जब मिलजुल कर रहोगे और आपस में आप ही में से कोई लीडर होगा। अब गांव के बाहर का कोई लीडर आएगा और वो हमको अगर बोलेगा कि आपको ये बात माननी है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर हमारे गांव का ही कोई है जो सेल्फ गवर्निंग है तो हम डेफिनेटली उसकी बात मानते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गाँव के लोगों में बढ़ जाता है। प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू रूरल पीपल। इसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उनको पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हो जब आप पंचायती राज सिस्टम इंडिया में लेकर आते हो। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स है पंचायती राज सिस्टम के, और एम्स एंड गोल्स भी है। अब पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एग्जिस्ट एट 3 टायर लेवल। ओके, इसी के साथ बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हमने लास्ट टाइम अपना डायग्राम बनाया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसके अंदर हमने किया था अर्बन, देन सॉरी वी हैड रूरल। इसके अंदर हमने किया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर था हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर परिषद। रूरल जो होता है बच्चों हमारा, उसके अंदर आता है हमारा जिला परिषद, फिर आता है हमारा पंचायत समिति, और लास्ट में आता है हमारा ग्राम पंचायत। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है वो डिवाइड हुआ है। सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर आता है आपका अर्बन एंड रूरल। अर्बन अगेन डिवाइड हो जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर परिषद। देन वी हैव रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसके अंदर आता है जिला परिषद, देन वी हैव पंचायत समिति एंड देन वी हैव ग्राम पंचायत। दैट इज हाउ वी डिवाइडेड। ओके, अब आते हैं हमारे इन तीनों लेवल के ऊपर। जिला परिषद जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, पंचायत समिति हमारा ब्लॉक लेवल यानी कि तालुका लेवल पे होता है, और ग्राम पंचायत हमारा विलेज यानी कि गांव के लेवल पर होता है। जिला परिषद, अब जिला परिषद जो है इट इज़ वन ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन दी पंचायती राज सिस्टम। तो जिला परिषद हमारा एपेक्स यानी कि मेन इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज सिस्टम के अंदर। द इलेक्टेड मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अब जो इलेक्ट होकर आते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 1/3 ऑफ द इलेक्टेड सीट्स आर रिजर्व्ड, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो किसके लिए रिजर्व है, वुमेन्स के लिए। सर्टन सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, SCs,
एंड स्केड्यूल टाइप्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स जो है इनको भी कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व मिलती है। 27% ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसीज। ओबीसीज के लिए कितना परसेंटेज है? 27%। द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद एंजॉय अ टर्म ऑफ 5 years, और कितना पीरियड मिलता है इनको? 5 years मिलता है जो इलेक्ट होकर आते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी। तो जो मेंबर्स होते हैं बच्चों हमारे यहाँ पर वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द जिला परिषद, जो कि जिला परिषद के मेन ऑफिसर्स होते हैं। सो दे हैव अ टर्म ऑफ 2.5 years, इनका भी 2.5 years का टर्म होता है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द परिषद, यानी जो प्रेसिडेंट होता है उसका काम क्या होता है? सुपरवाइज करना। जो फाइनेंशियल काम है उसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसके ऊपर ध्यान रखना। इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दिस पावर, यानी कि अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा? उन चीज़ों का ध्यान रखेगा जो कि प्रेसिडेंट के पावर्स में थी। नेक्स्ट वी हैव इज कमिटीज ऑफ द जिला परिषद। अब जिला परिषद के अंदर बच्चों कौन सी कमिटीज जो है वो फॉर्म हुई है उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टैंडिंग कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए? जिला परिषद के फंक्शंस को परफॉर्म करने। तो पहली है हमारी जिला परिषद। देयर आर 9 सब्जेक्ट कमिटीज रिलेटिंग टू, अब 9 सब्जेक्ट कमिटीज है बच्चों। एक है तुम्हारी फाइनेंस, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, वुमेन एंड चिल्ड्रन, वाटर सप्लाई एंड कंजर्वेशन। तो ये 9 ऐसी सब्जेक्ट कमिटीज़ बनी हुई हैं बच्चों जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जिला परिषद के फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम CEO बोलते हैं, जो क्या होता है? जिला परिषद का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसको कौन अपॉइंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट, एंड बिलोंग्स टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जैसे हमने देखा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं रूरल में वो क्या होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करते हैं, और किसको बिलोंग करते हैं? हमारी IAS को। He is responsible for implementing the resolutions and decisions of the जिला परिषद। तो जितने भी डिसीशंस होंगे और रेजोल्यूशंस होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम होगा वो हमारे CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है जिला परिषद का उनको होगा। नेक्स्ट दैट वी हैव इज अबाउट पंचायत समिति। इट फंक्शंस एट तालुका लेवल। तो पंचायत समिति जो है वो कौन से लेवल पे फंक्शन करती है? तालुका लेवल पर। कंपोजिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति इज सिमिलर टू दैट ऑफ जिला परिषद। अब इनका काम जो है वो किससे सिमिलर है? जिला परिषद से सिमिलर है। चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समिति ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, यानी कि ये जो पंचायत समिति की मीटिंग्स होती है वो कौन रखते हैं? चेयरपर्सन। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन कौन होगा? डिप्यूटी चेयरपर्सन होगा जो कि उनकी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ पंचायत समिति। अब जैसे हमने देखा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था तो तालुका लेवल पे कौन होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा जो कि हेड होगा पंचायत समिति का। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जिला परिषद जो था बच्चों उसके अंदर कौन थे? हमारे CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिलोंग्स टू IAS। पंचायत समिति के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं हमारे, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिलोंग्स टू IAS। देन वी हैव द लास्ट वन इज आवर ग्राम पंचायत। अब ये जो है बेसिक यूनिट है पंचायती राज सिस्टम का जो कि होती है हमारी विलेज लेवल पर। कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति इज सिमिलर टू दैट ऑफ जिला परिषद। अब इनका जो काम है वो पंचायत समिति के साथ साथ क्या है? सिमिलर है। अब यहाँ पर जो सरपंच है जो हेड सिलेक्ट होता है इस ग्राम पंचायत का, जो कितना टेन्योर एंजॉय करता है? 5 years, यानी कि 5 years का टेन्योर जो है हमारे सरपंच का होता है। ही इम्प्लीमेंट्स एंड सुपरवाइजेस द रेजोल्यूशंस पास्ड बाय ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं पास उसको सुपरवाइज करने का काम और उसी के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? हमारे सरपंच का।
इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच डेप्यूटी सरपंच एक्सरसाइजेज हिज पावर। सरपंच की गैर हाजिरी में कौन अवेलेबल है? डेप्यूटी सरपंच। तो वो उनके पावर्स को क्या करेगा? उनके पावर्स जो है वो डेप्यूटी सरपंच के हाथ में होते हैं। लास्ट वन दैट वी हैव इज ग्राम सेवक। ग्राम सेवक इज अपॉइंटेड बाय जिला परिषद टू कैरी आउट द रूटीन वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत है इसका काम की देखरेख करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो वो है हमारे ग्राम सेवक, जिसको अपॉइंट करती है हमारी जिला परिषद। जिला परिषद बच्चों कौन से लेवल पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायत समिति तालुका लेवल, और ग्राम पंचायत हमारे कौन से लेवल पर है? विलेज लेवल पर। तो क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिला परिषद है वो किसको अपॉइंट करेगा? ग्राम सेवक को, ताकि ग्राम पंचायत जो है उसके काम को सुपरवाइज कर सके और सारे रूटीन काम जो है उसको देख सके। अब आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा इज अ रूरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल पीपल बट वाज इनएफिशिएंट इन इट्स फंक्शनिंग ड्यू टू लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब ग्राम सभा भी थी जो कि रूरल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन क्योंकि इनएफिशिएंट थी, अपना काम अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि उसके हाथ में कुछ ऐसे पावर्स नहीं थे जिसकी वजह से अपना काम वो सही से नहीं कर पाई। ये था हमारा बच्चों रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब आते हैं हम इसके अमेंडमेंट के ऊपर। तो 73rd अमेंडमेंट रूरल का है, 74th जो है बच्चों हमारा अर्बन का है। The act came into force to provide constitutional status to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल सके। रीजंस फॉर अमेंडमेंट्स इन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ अमेंडमेंट्स इन दी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी तो अमेंडमेंट हुआ था, चेंजेस हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ सर्टन फेलियर्स, कुछ फेलियर्स थे जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाना पड़ा। तो सिमिलरली बोला जा रहा है यहाँ पर भी कुछ फेलियर्स थे तो अमेंडमेंट जो है वो लाना पड़ा। जैसे कि कुछ प्रोविजंस हैं एक्ट के जो हमको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज एट 3 टायर लेवल्स वेयर द पॉपुलेशन इज ऑफ 2 मिलियन, यानी कि 3 टायर लेवल पर काम करेगा वो जिला परिषद, पंचायत समिति एंड योर ग्राम पंचायत। तो क्यों 3 टायर पर काम करेगा? बिकॉज वेयर द पॉपुलेशन इज ऑफ 2 मिलियन, अगर 2 मिलियन पॉपुलेशन है तो। ग्राम सभा टू ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट पोजीशन टू ब्रिंग नेसेसरी फेवरेबल चेंजेस इन द विलेज। अब ग्राम सभा जो है वो आएगी क्या करने के लिए? ग्राम सभा का होना जरूरी है किसी तरीके का चेंज लाना हो तो। होल्डिंग पंचायत इलेक्शंस रेगुलरली इन एवरी 5 years, हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शंस जो है वो होने जरूरी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन, इनके लिए रिजर्वेशन होना भी मैंडेटरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पंचायत। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इनको अपॉइंट करना है ताकि ये हर एक के हाथ में उनका फाइनेंशियल अथॉरिटी और पावर जो है वो दे सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन टू प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है उनका काम क्या होगा? बेसिकली उनको करना होगा डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जाएगा उसकी देखरेख करने का काम था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का, जो कि प्लानिंग करेगी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जो है The Constitution 73rd Amendment Act 1992 has given a new dimension to the process of women's empowerment। अब ये जो Constitution में 73rd Amendment Act है इसने क्या किया है? एक नया डायमेंशन, एक नया सिरा दे दिया है किसको? वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोविजन है हमको बोलता है 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन दी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि ये जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारी, जो रूरल लेवल पर, विलेज लेवल पर होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तालुका लेवल पर जो गवर्नमेंट बनती है, लोकल गवर्नमेंट, इसके लिए क्या बोला गया है? रिजर्वेशन जो है वो औरतों को 33% मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 33%। हैज़ प्रोवाइडेड अ न्यू पॉलिटिकल रोल विच इन्वॉल्व्स देम इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट, यानी कि 33% अमेंडमेंट एक्ट के तहत बोला गया है कि 33% रिजर्वेशन औरतों को दे दिया है, जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होना जरूरी है, क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। The 73rd Amendment has changed the situation of rural women and ensured their adequate representations at different levels of पंचायती राज। अब ये अमेंडमेंट की वजह से जो गांव की औरतें हैं उनकी सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई, क्योंकि अब हर किसी को एक रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा। किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम के लिए, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ, कहाँ कहाँ पर, कौन से स्टेट्स पर? बच्चों ये वो स्टेट्स है, अगर आपको चैप्टर 1 याद होगा, जहाँ पर हमने देखा था कि औरतों की स्थिति जो है, उनका पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा
राजस्थान इन जगहों पर था, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर एक्सीलेंट था उनका पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल केरला। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का, वो कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लागू किया गया पंचायती राज सिस्टम के लिए? राजस्थान में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, एंड देन लास्टली वी हैव इज आर केरला। यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन वुमेन का होना ज़रूरी है। तो इसके साथ बच्चों हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है, जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, वुमेन इन पॉलिटिक्स के लिए। जैसे बच्चों हमने देखा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हमको बोलता है कि जो औरतें हैं गांव की, उनको भी रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा, उनको भी क्या करना पड़ेगा, एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी, और इनको भी क्या करना है, हमारे पंचायती राज सिस्टम का हिस्सा जो है वो बनना है। इसलिए 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को मिला है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है आज कि औरतों का पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है? बिकॉज इंडिया हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। और इसी के साथ साथ लोकसभा की बात करो तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट में औरतों का जो पॉपुलेशन है वो आपको कम देखने मिलेगा। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में वो कम है। 11% इन द 16th लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था तब सिर्फ 11% औरतें ही हैं। हालांकि रिजर्वेशन 33% है, लेकिन औरतें वहाँ पर 11% ही है। This is the highest percentage of women representation elected to the Lok Sabha in the history of the country। यानी कि अगर हम 15th लोकसभा के साथ में इलेक्शंस के साथ में कंपैरिजन करें तो ये हाईएस्ट है 11%, क्योंकि जो 15th लोकसभा इलेक्शन था हमारा, वहाँ पर 10.7% ही था औरतों का पॉपुलेशन हमारे पार्लियामेंट में। आफ्टर पासिंग 73rd अमेंडमेंट एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन लीडर्स एट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज नियरली 50%। लेकिन जैसे 73rd अमेंडमेंट आया जो बोलता है हमको कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इस अमेंडमेंट के बदौलत ही पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया में कितना पॉपुलेशन पहुंच चुका है वुमेन लीडर्स का? 50% पहुंच चुका है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज पास्ड इन राज्यसभा विच प्रोवाइड्स, राज्यसभा में जो हमारा बिल पास हुआ है वो हमको 33% सीट्स जो है वो देने के लिए बोलता है औरतों को पार्लियामेंट के अंदर। हाउएवर दिस बिल इज येट टू बी पास्ड इन लोकसभा, लेकिन लोकसभा में ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। कहाँ पर हुआ ये बिल पास? ये हुआ है राज्यसभा में। वुमेन प्ले अ मार्जिनल रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि वुमेन जो है वो एक मार्जिनल रोल प्ले करती है, एक एड ऑन रोल प्ले करती है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। अब इसका रोल और इम्पोर्टेंस क्या है वुमेन्स का पॉलिटिक्स के अंदर, हम देखते हैं। सबसे पहला तो बच्चों आता है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब बातें हम करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो होता है कंट्री का, उसके अंदर औरतों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। टुडे देर आर गुड नंबर्स ऑफ वुमेन एट टॉप पोजीशंस इन पॉलिटिकल पार्टीज। इसी के साथ साथ कई सारी ऐसी फीमेल्स है, वुमेन्स है जो कि टॉप पोजीशंस पर है पॉलिटिकल पार्टीज में। आफ्टर पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, सीट्स जो है वो औरतों के लिए रिजर्व की गई, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व की गई, पंचायती राज में भी और म्यूनिसिपैलिटीज में भी। ना कि सिर्फ पंचायती राज सिस्टम में बोला गया, म्यूनिसिपैलिटीज में भी इंक्लूड करने बोला गया है। इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स में एक्टिवली वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन द सोसाइटी। अब ये जो औरतें इलेक्ट होकर आती है एज वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, कहीं ना कहीं औरतों के उद्धार के लिए जो है वो ये क्या कर सकती है, ये अपना सारा काम जो है वो कर सकती है। दे में एनकरेज फॉर सेटिंग अप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन फोक स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो गांव की औरतों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर ये जो औरतें हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर आती है, इलेक्ट होकर आती है, ये गाँव की औरतों के उद्धार के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर काम करे तो। नेक्स्ट हमको बोलता है उनका इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन। Now it is important that women in India are aware of their political rights for their effective participation in political process। कहीं ना कहीं औरतों का भी political right है, क्यों? As a citizen, as constitution बच्चों हमारा inequality नहीं करता, gender role के basis पर inequality नहीं करता है, तो वो हमको equally right देता है politics का हिस्सा बनने का। यहाँ पर बोला जा रहा है women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination। यानी औरतों को भी हक है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का और
फॉर वोटिंग करने का, तो यहाँ पर हमको किसी मेल काउंटर पार्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एज सिटीजन ऑफ कंट्री इट इज़ माई राइट दैट आई कैन गो एंड vote. So as women, I am entitled to participate in the voting criterias. Women shall be eligible for elections to all publicly elected bodies established by the nation on equal terms with men without any discrimination. इसी के साथ साथ आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो, उसका हिस्सा भी बन सकते हो वोट करके, और इलेक्शन लड़ भी सकते हो. Women shall be entitled to hold public offices and to exercise all public functions in equal terms with men without any discrimination. जब आप इलेक्ट होकर आते हो तो पब्लिक ऑफिसेज में एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स यू आर अलाउड टू वर्क, यू आर एंटाइटल्ड टू वर्क विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किए बिना आपको पब्लिक ऑफिसर्स में जॉब्स जो है वो कर सकते हो आप. द इलेक्टेड वुमेन लीडर्स में मेक वुमेन अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स. अब ये जो इलेक्ट होकर आती है औरतें, जो गवर्नमेंट में आती है, तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं ये लोग, दूसरी औरतों के अंदर ये जागरूकता जो है उनके राइट्स को लेकर क्रिएट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि तुम्हारे पॉलिटिकल राइट्स क्या है. इलेक्शन लड़ भी सकते हो, इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हो, और क्या क्या काम आप कर सकते हो व्हेन यू आर अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. Next it says that political education and training. So women in politics acts as a role models for प्रोस्पेक्टिव वुमेन टू जॉइन पॉलिटिक्स इन इंडिया. अब ये जो पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है बच्चों, ये कहीं ना कहीं आप दूसरे वुमेन्स को भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कई सारे वुमेन लीडर्स का एग्जांपल है जो अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुकी है. फॉर एग्जांपल वुमेन लीडर्स लाइक इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज एंड अदर्स में एक्ट एज एन इफेक्टिव रोल मॉडल्स फॉर दीज वुमेन. अब जो औरतें इनको रोल मॉडल्स मानकर चलती है, कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रहा है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिली है. पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ वाइटल फॉर वुमेन ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स. अब ये जो पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ये उन औरतों के लिए ज़रूरी है जो ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स को. एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इंक्लूड, अब ये जो एजुकेशन हम देने की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. पहला तो नॉलेज होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, दूसरा है तुम्हारा करंट अफेयर्स, और इसी के साथ साथ तुमको कानून के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है. ओनली एंड ओनली देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज पॉलिटिकल प्रोसेसेस एज वेल. Next that we have is resolving women related social problems. So when these women who are becoming a part of the political processes, ये जब representative बनकर आते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, they can try to carry out their responsibilities in true spirit. अब आप women related social problems जो है वो solve करने में लग जाओ. Hence they may take effective measures to eradicate or alleviate social problems. तो जब आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो जहाँ पर आप वुमेन से रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस दोज प्रॉब्लम्स इन दी सोसाइटी. जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल्स है. ये औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए जब आप काम करते हो तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को आप सोसाइटी से निकालने की कोशिश करोगे. The next point that says women upliftment. In India, women have low status in the society. We know very well in our country, which is a male dominated, where patriarchal system is followed in the family, women are always being dominated by the male family member, और इसीलिए उनका जो status है society में वो भी कम तर पर माना जाता है. There are number of restrictions on women such as restrictions on participating in religious rituals. कुछ restrictions है औरतों के ऊपर, जैसे religious rituals में आप ज़्यादा उसका हिस्सा जो है वो नहीं बन सकते हो. Education, employment, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उनको पीछे रखा जाता है. Women political leaders may try to uplift the status of women through efforts such as passing special legislations and also encouraging the women to fight for their rights and privileges. अब ये जो women political leaders हैं जो political parties का हिस्सा बनकर एक political representative बनकर आती है, कहीं ना कहीं ये education और training दे सकती है उन औरतों को अपने rights के लिए, अपने duties को समझने के लिए, और इनके लिए strict laws, rules and regulations बना सकते हैं जिससे कि औरतों का और ज़्यादा development और upliftment हो. So that is how women's in politics plays an very important role. नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा बच्चों वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर होगा. इसके साथ बच्चों हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट होता है. कुछ बच्चों का पूछना था कि मैम इसके बाद अपेंडिक्स दिया हुआ है, उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स है. बच्चों वो सोशल टॉपिक्स है जो कि आपके सिर्फ अवेयरनेस के लिए, बाकी जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इन 5 चैप्टरों में से ही पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, और मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए हैं जो बच्चों को कन्फ्यूजन था इस टॉपिक्स को लेकर. नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा.
इसके साथ हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो सब्जेक्ट है FC का, वो कंप्लीट होता है। अगर कोई एडवाइसेस या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।